जा रही है यस सर। क्योंकि काफी ज्यादा कंपोनेंट है इसके अंदर, काफी कुछ कंटेंट है इसके अंदर। यू हैव लाइक सेकेंडरी साइट, प्राइमरी साइट, कौन कहाँ पे अटका हुआ है, यू हैव थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, कौन क्या कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में विच हार्मोन विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। सो वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स। एक बार ये चैप्टर खत्म होता है तो इसके बाद वाला चैप्टर तो लाइक छोटा सा चैप्टर है, उसमें बहुत दिमाग नहीं दौड़ाना। सो ये इस चैप्टर को आपको लाइक यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड चलो। राइट, ठीक है। तो हमने देखा था कुछ पिछले क्लास में कि आपको फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होता है, वो हमने वहां पे बात कर लिया था। वी हैव आल्सो डिस्कस कि स्पर्म्स कितने रिलीज किया जाता है पर इजैकुलेशन, दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस, राइट। देन वी हैव डिस्कस कैपेसिटेशन एज वेल। सो ये भी हमने डिस्कस किया था इसका यहाँ पे। सो ये हमने यहाँ पे देखा था यहाँ होते हुए दैट फैटी डिपोजिशन को आप रिमूव करते हो यहाँ पे, और इसको रिमूव करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल रीजन से म्यूकस सिक्रीट किया जाता है एंड दैट म्यूकस इज गोइंग टू रिमूव दिस फैटी डिपोजिशन। एक बार ये रिमूव कर दिया गया देन दैट मींस आपका कैपेसिटेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आएगा कैपेसिटेशन आपके यहाँ पे हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है विच इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, और तब जाके स्पर्म आपके यहाँ पे फर्टिलाइज कर सकता है एग को। तो इतनी बात हमने कल देख ली थी, अब आगे बढ़ते हैं। So now during copulation we know that the semen is been released, that's an insemination, ये हमने देख लिया था। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर रही है हमने पिछले क्लास में हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट यू एक्सपेक्ट कि अब once a fertilization has taken place then you know it is going to be the girl is going to get pregnant over there, और प्रेगनेंसी वहां पे अटेंड कर ली जाएगी, राइट। सो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमने पिछले क्लास में भी देखा था कोरोनरी डेटा को ये लोग उसके बियॉन्ड जा रहे हैं एंड देन दे विल फ्यूज विद द एग, राइट। तो ये हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जैसे ही आपका पहला स्पर्म जाके फ्यूज करता है आपके एग के साथ, यू विल फाइंड देयर विल बी चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ द एग। यस सर। मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपको चेंजेस होते हुए आपको मिल जाएंगे एंड दैट इज डन टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी। ये करा जाता है ताकि पॉलीस्पर्मी को अवॉइड किया जा सके। सो याद रखना ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द ज़ूना पेल्सिडा लेयर ऑफ द ओवम, राइट। इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन। सो जैसे ही आपका पहला स्पर्म आके आपका फ्यूज कर रहा है आपके एग के साथ, याद रखना दैट विल लीड टू चेंज इन द permeability, और आई वुड से चेंज इन द सडन चेंजेस इन द मेम्ब्रेन विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। और जैसे उस मेम्ब्रेन के अंदर कोई चेंज आता है, ये मेम्ब्रेन कौन सी मेरे यहाँ पे, इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन में कुछ यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे और उसके वजह से कोई एडिशनल स्पर्म वहां पे आके फ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। याद रखना उसके वजह से एडिशनल स्पर्म आपके वहां पे आके फ्यूज नहीं कर सकता। आप ऐसा समझ लो कि समझो अगर वो हार्ड हो गई, जैसे आपके पहले स्पर्म ने एंटर कर लिया, फ्यूज कर लिया, उसके बाद जो मेम्ब्रेन वो आपकी हार्ड हो जाती है। तो अगर वो हार्ड हो गई तो कोई दूसरा पास नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा स्पर्म उस मेम्ब्रेन को वहां पे बायपास नहीं कर पाएगा। सो ये करा जाता है, ये करना काफी जरूरी भी है एंड इसको हम कहते हैं टू अवॉइड द पॉलीस्पर्मी। हियर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड कि आप कैसे मल्टीपल स्पर्म्स आप यहाँ पे फ्यूज ना करें, राइट। सो दिस इज वन थिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the secretion of acrosome helps in the sperm entry into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane। तो याद रखना स्पर्म के हेड के अंदर आपके पास यहाँ पे एक्रोसोम था एंड जैसे ही आपका स्पर्म आके फ्यूज करता है ज़ोना पेलुसिडा के साथ, वहां पे आपके रिएक्शंस होंगे, बेसिकली आपके एंजाइम्स रिलीज किए जाएंगे। सो ऑल द एंजाइम्स यू हैव इनसाइड द स्पर्म हेड विल गेट रिलीज्ड, राइट। इसे हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज एक्रोसोमल रिएक्शन। तो जैसे ही आपका एक्रोसोमल रिएक्शन होगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा दैट ऑल द एंजाइम्स जो स्पर्म के हेड में है वो आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे एंड नाउ दे विल डाइजेस्ट द ज़ोना पेलुसिडा एज वेल एज योर पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, राइट। इस दोनों को डाइजेस्ट करके नाउ योर स्पर्म कैन एंटर इनसाइड द एग। यहाँ पे आपका स्पर्म आपका एंटर करेगा उस साइड के अंदर। तो याद रखना एक्रोसोमल रिएक्शन जब आपका होता है तो आपका स्पर्म फिर आपके यहाँ पे एंटर कर पाता है एग के अंदर। अब याद रखना यहाँ पे जो आपके एंजाइम्स इनको हम इवन बोलते हैं एज अ स्पर्म लाइसिन। The enzymes which you find in the all the enzymes in the acrosome are also called as my sperm lysins। ये टर्म आपके सामने वापस आ सकता है, ओके। सर बताइए। सर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्पर्म लाइसिन, हाँ, क्योंकि हर एक का नाम अलग अलग होता है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं और हर एक का नाम वहां पे अलग होता है, लेकिन हम एक कलेक्टिवली उन्हें एक नाम देते हैं दैट्स अ स्पर्म लाइसिन, ठीक है। ओके सर। ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी एंड दैट इज हाउ इट कैन एंटर इनसाइड द एग। तो ये बात आपको याद रखनी है।
अब जैसे ही आपका स्पर्म आके फ्यूज कर रहा है, एज सुन एज स्पर्म कम्स एंड फ्यूजेस विद द सेकेंडरी oocyte, याद रखना जैसे ही स्पर्म आके फ्यूज करता है सेकेंडरी oocyte के साथ, अब आपका मियोसिस 2 खत्म होगा। अब आपका जो मियोसिस 2 था, जो अटका हुआ था, कौन से स्टेज के ऊपर अटका हुआ था वो? Metaphysis 2. मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 पे वो अटका हुआ था, अब वहां पे आपका वो खत्म होगा। सो नाउ द मियोसिस 2 विल गेट कंप्लीटेड। तो ये बात आपको यहाँ पे सबको क्लियर कट याद रखनी है, दैट वंस द स्पर्म फ्यूजेस विद द oocyte, नाउ द मियोसिस 2 विल गेट कंप्लीटेड। अब आपका मियोसिस 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब आपका मियोटिक डिवीजन आप यहाँ पे अल्टीमेटली खत्म होने लगता है, राइट। तो स्पर्म ने फ्यूज किया, मियोटिक डिवीजन आप यहाँ पे खत्म हुआ, एंड यहाँ पे आप देखो आपका यहाँ पे मियोसिस खत्म होता है। यू हैव अ पोलर बॉडी विच इज बीन फॉर्म्ड, और यहाँ पे इसे डिप्लॉयड इसलिए बनाया है क्योंकि स्पर्म फ्यूज कर रहा है ना, स्पर्म आपके एग के साथ फ्यूज कर रहा है। सो n+n आपका यहाँ पे डिप्लॉयड आपका यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2n जाइगोट आपका बन चुका है। सो दिस इज माय fertilized egg, that is nothing but my zygote. So second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and the haploid ovum. तो सेकंड meiotic division भी आपका अनइक्वल होता है और उसके से भी आपको एक पोलर बॉडी बनते हुए आपको वहां पे मिल जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको आप आराम से देखो, समझो, स्टार्टिंग से देखते हैं। ये है मेरा यहाँ पे, लेट्स से दिस इज माय प्राइमरी oocyte, ये है मेरा यहाँ पे प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte मेरा मियोसिस 1 खत्म करता था तो मुझे 2 सेल मिलते थे। एक मिलता था मुझे यहाँ पे छोटा सा पोलर बॉडी, आई यूज्ड टू गेट अ छोटा सा पोलर बॉडी ओवर हियर, और जो दूसरा सेल मुझे यहाँ पे मिलता था वो मिलता था एक मुझे बड़ा सा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, राइट। तो ये हमने लिखा था दैट व्हेन द प्राइमरी oocyte अंडरगोज द मियोसिस 1, जब मियोसिस 1 ये खत्म करता है तो हमें मिलता है, हमारे यहाँ पे देखने के लिए एक सेकेंडरी oocyte बनता हुआ यहाँ पे हमें मिलता था, एंड वी यूज्ड टू गेट अ पोलर बॉडी। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सेकेंडरी oocyte है ये आपका मियोसिस 2 खत्म करेगा, आपका सेकेंडरी oocyte आपके यहाँ पे मियोसिस 2 खत्म करता है, और जब ये मियोसिस 2 खत्म करेगा तो याद रखना नाउ यू विल हैव अ ओवम व्हिच विल बी फॉर्म्ड, आपका हैप्लॉइड ओवम आपके यहाँ पे मिल जाएगा, एंड एक और सेकेंडरी, एक और पोलर बॉडी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो विल फाइंड वन मोर वेरी स्मॉल पोलर बॉडी विल बी सीन, एक और बहुत छोटी सी पोलर बॉडी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यू हैव टू नो वन थिंग ओवर वेरी क्लियरली, कि आपने देखा कि सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस खत्म किया, आपको एक पोलर बॉडी मिली, एक आपको ओम मिल गया, आपको आपका एग मिल गया। ओम मतलब आपको आपका यहाँ पे एग मिल चुका है, राइट। याद रखना ये जो पोलर बॉडी हमने जो बनाई थी ना, जो बना के हमने रिलीज कर दी थी, जिसका कोई ज्यादा काम नहीं होता, ये भी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी, ये भी मियोसिस 2 कंप्लीट करती है। सो ये भी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी। तो जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 पोलर बॉडी मिलती है इसमें से, और आपको 2 पोलर बॉडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो ये बात याद रखना कि जो पोलर बॉडी हमने प्राइमरी oocyte के मियोसिस 1 खत्म करने के बाद रिलीज की थी, उसने भी मियोसिस 2 खत्म करना है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगी, वो भी मियोसिस 2 खत्म करेगी। तो यहाँ पे जैसे आपका सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 खत्म कर रहा है, वैसे पोलर बॉडी भी आपका मियोसिस 2 खत्म करती है। अब आपको ये याद रखना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके सामने सवाल आएगा, और सवाल बड़ा आसान सा आपके सामने होगा कि कितनी पोलर बॉडी आपको देखने के लिए टोटल मिलती है। दे विल सिंपली आस्क यू how many total polar body will be seen, and your answer is going to be 3. 1, 2 and 3. तो याद रखना आपसे पूछा जाएगा, पूछेंगे, सब लोग पूछेंगे आपसे, स्कूल टीचर भी पूछेंगे, हर कोई पूछेगा how many polar body are formed by the end of the meiosis, तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे रहेगा 3. So 3 polar body are been formed, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन, राइट। So 3 polar body are formed, जिनका कोई काम नहीं होता, इनका कोई भी काम यहाँ पे नहीं होता। तो ये कहानी याद रखना, एंड दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार आपका ओवम आपका बन चुका है, देन यू नो कि स्पर्म आपके इसके साथ फ्यूज करेगा, यू नो दैट द स्पर्म इज गोइंग टू फ्यूज विद ओवम, और उसके बाद आपको बनता है आपका फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज गोइंग टू बी द जाइगोट। तो वहां पे आपका फिर जाइगोट आपका वहां पे रेडी हो जाएगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है। ये स्लाइड समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मोनिका बताइए क्या सवाल है आपका? सर अगर पोलर बॉडी का मतलब कोई रोल ही नहीं होता है तो फिर इनको बनाती क्यों? Not now, later on. It is actually done to create a cytoplasmic difference over there. You want to have secondary oocyte with more amount of cytoplasm. अगर इक्वल सेल होता, दोनों में इक्वल साइटोप्लाज्म होता है ना, राइट। मोनिका समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? yes, अगर दो तुम सेल बनाते हो एक सेल में से, तो दोनों के इक्वल साइटोप्लाज्म होता है नॉर्मली। यहाँ पे आपने ये डिफरेंस इसलिए रखा हुआ है बिकॉज यू विल फाइंड वन सेल विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म देन द अदर सेल। अब उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा यहाँ पे ये होता है, याद रखना
फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे आपका माइटोसिस चालू होगा, राइट? एंड फॉर दैट, बिकॉज यहाँ से आप पूरा अपना एम्ब्रियो बनाओगे, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव अ रिच साइटोप्लाज्म ओवर देयर, एंड दैट इज व्हाई यू हैव अनइक्वल डिवीजन ओवर देयर, ठीक है? क्योंकि हमें वहाँ पे एक गुड अमाउंट में साइटोप्लाज्म वहाँ पे चाहिए, सो दैट वी कैन यूज दैट साइटोप्लाज्म फॉर द फर्दर माइटोटिक डिवीजन, जहां से आपका पूरा एम्ब्रियो बनेगा। इसलिए समझ आई मेरी बात मोनिका? यस सर। सर एक और डाउट था। रिलेटेड ही है ना? यस सर। बोलो। सर मतलब जैसे कि अभी जैसे फर्टिलाइजेशन होती है फर्स्ट टाइम, तो अब हमारा जो मेयोसिस टू है तब कंप्लीट हो गया है। अगर बाई चांस मतलब फिर सेकंड टाइम जब फर्टिलाइजेशन होगी, तब मतलब मेयोसिस टू कंप्लीट ही होगा, फिर दोबारा से मतलब करना पड़ेगा उसमें? फर्टिलाइजेशन क्यों होगी? एक बार हो गया फर्टिलाइजेशन, हो गया, बात खत्म, फिर सेकंड टाइम क्यों होगा? सर मतलब समझाओ ये सर आपका एग है, राइट? ये आपका एग है यहाँ पे, एंड एग विल हैव दिस इट्स ओन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके अंदर आपका होगा यहाँ पे, राइट? एंड देन यू हैव लाइक, then you might have a like if there is a sperm over here, right? This ऐसे नहीं होता, बट ऐसे लाइक अज्यूम कर लेते हैं, ये आके आपका फ्यूज कर रहा है, सो n+n आपके यहाँ पे फ्यूज करता है, राइट? सो बेसिकली आपका मेल प्रो न्यूक्लियस, फीमेल प्रो न्यूक्लियस आपके यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं, राइट? सो जो फीमेल न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फीमेल प्रो न्यूक्लियस, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, एंड मेल जो आपका होता है दैट्स गोइंग टू बी द मेल प्रो न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस। सो दोनों के अंदर के जो न्यूक्लियस होंगे आपके यहाँ पे, वो आपके फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करने के बाद आपको मिलता है आपके यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट या डिप्लॉइड एग या डिप्लॉइड जायगोट आपके यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ मिल जाता है। अब याद रखना, एट अ टाइम एक ही एग रिलीज किया जाएगा, ये बात सब लोग याद रखना कि हर महीने एट अ टाइम एक ही एग रिलीज किया जाता है, मल्टीपल एग रिलीज नहीं किए जाते हैं। यू डोंट फाइंड मल्टीपल एग गेटिंग रिलीज ओवर देयर। कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शन केस में हो सकता है, बट जनरली एक ही एग रिलीज किया जाएगा, इसलिए एक ही बार फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड दिस थिंग। बताइए मोनिका, क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर क्लास के बाद पूछ लूंगी। ठीक है, सो याद रखना, here you will be finding the zygote will be forming and zygote is going to be a diploid structure. Okay, ये हम जानते हैं। So after fertilization, after fusion, you will find the zygote will get formed over here, और ये आपके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ पे रेडी हो गया, that means you have done with your fertilization, आपका fertilization यहाँ पे आपका रेडी हो चुका है, एंड इसके बाद now you have to do the implantation। fertilization होने के बाद आपका यहाँ पे implantation होगा, और उसके पहले भी कुछ चीजें होंगी, so we'll see those चीजें बाद में, बट अभी इसे देख लेते हैं। Soon haploid nucleus of the sperm and that of a ovum will fuse to form a diploid zygote। जो मैंने आपको बताया वहां पे, they will fuse and form the diploid zygote आपके यहाँ पे बन जाएगा। ये चीज आपके यहाँ पे बन के रेडी हो जाती है। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एक चीज आपको क्लियर कट यहाँ पे याद रखनी है कि जो सेक्स डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग का या एम्ब्रियो का, it is determined by the male sperm। Male sperm will determine the sex of the baby, right? So हमेशा याद रखना कि जब हम बात करते हैं, so if let's say this is the one of the male sperm, अगर ये एक male sperm है यहाँ पे, right? तो इसके अंदर आपको मिलेंगे ऑटोजोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम, और 50% स्पर्म जो होते हैं they are going to be having ऑटोजोम्स प्लस वाई क्रोमोसोम। तो याद रखना, मेल गैमेट्स जो बनाए जाते हैं वो दो टाइप के बनाए जाते हैं। तो टेस्टिस के अंदर जो मेल गैमेट्स बनाए जाएंगे वो दो टाइप्स बनाए जाएंगे, एक होंगे एक्स वाले, एक होंगे वाई वाले। ए स्टैंड्स फॉर ऑटोजोम, वो तो सबके अंदर सेम होता है, मेल और फीमेल सब में सेम होता है। सो ए प्लस एक्स। हाँ जी तमनप्रीत बताइए, क्या सवाल है आपका? और फिर पिछली पिक्चर में एक्स वाई दोनों क्यों है स्पर्म के अंदर? वो गलत है, वो गलत है वहां पे, दैट्स रॉन्ग, राइट? वैसा नहीं होगा, एक्स वाई नहीं आता। वो एक्चुअली सिंपल अंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश ये की गई है कि मेल्स आर गोइंग टू बी एक्स वाई एंड फीमेल्स गोइंग टू बी एक्स एक्स, बट ऐसे नहीं होता, ठीक है? वो ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, राइट? बट उसको फॉलो मत करना, निकालता हूँ उसको क्लास का, तुरंत निकालता हूँ। So what will be happening here now? So you have a male sperm will be autosome plus X and one more male sperm will be autosome plus Y। तो sperms आपके दो टाइप के बन सकते हैं टेस्टिस के अंदर, 50% बनते हैं X वाले, 50% बनते हैं आपके Y वाले। बट जो एग होता है, एग इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑफ ओनली वन टाइप। सो एग आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा ऑटोजोम्स प्लस X। सो इनकेस अगर ये वाला स्पर्म आके फ्यूज करता है, if this sperm comes and fuse over here, then that animal is going to turn that embryo will turn into a female. It will become autosomes plus XX, right? अगर XX condition है, then that embryo will turn into a female. अगर आपका ये वाला sperm आके fuse करता है, then the condition will remain autosomes plus XY, so that embryo will turn into a male.
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट द सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय द मेल्स नॉट बाय द फीमेल्स, राइट? सो सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय द फादर रादर देन द मदर, राइट? और पहले के टाइम पे आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्रीवियसली इट वाज बिलीव दैट माना जाता था मतलब लाइक इट इज स्टिल बीन देयर इन सम ऑफ द रूरल पार्ट्स दैट गर्ल इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, राइट? बट दैट्स नॉट ट्रू, यू नो that it's the male who determines the sex of the baby rather than the female, okay? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन को लेके। तो ये बड़ी सिंपल चीज है। आई होप इसको लेके कोई मसला नहीं है। आई होप इस चीज को लेके कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। नहीं है, सब खुश, ठीक है, चलिए। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, और ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो फीमेल गैमेट याद रखना, दैट्स अ फीमेल गैमेट। तो बोलोगे सर वो एप्रिकॉट जैसा दिख रहा था, इट इज योर फीमेल गैमेट। So that is something we have done. So यहाँ पे हमने ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। Now let's start with the story of the implantation. अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आपके implantation की कहानी यहाँ पे क्या होती है। फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे हो चुका है, बताइए पूर्वा, बताइए, बोलिए पूर्वा। सो एनसीईआरटी में मेल्स का तो XY दिया है सर। हाँ तो XY रहेगा ना। सी लेट्स से यू टेक अ इंडिविजुअल, यू टेक अ मेल इंडिविजुअल। अरे ये फीमेल गैमेट इसको लिखा हुआ है मैंने बाबा, इसको लिखा हुआ मैंने। अपूर्वा क्या सोच रहे हो आप? सी अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो मैंने XY, अगर आपका Y वाला स्पर्म आके फ्यूज कर रहा है ना एग के साथ, सो दैट विल बिकम XY कंडीशन, राइट? तो अगर आपकी XY कंडीशन आपकी यहाँ पे हो रही है, देन दैट इज अ मेल इंडिविजुअल, दैट इज गोइंग टू बी अ मेल इंडिविजुअल ओवर हियर, राइट? दैट्स अ मेल ऑफस्प्रिंग। अगर XX यहाँ से X से यहाँ पे X, अगर ये दोनों आके अगर आप यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, then that is going to be a female individual। तो क्या है कंफ्यूजन यहाँ पे? आपको क्या लगना चाहिए? यहाँ पे मैंने फीमेल गैमेट लिखा, आपको लगा कि ये मेरा फीमेल कर दे इस एम्ब्रियो को? नहीं आ गया सर। अपूर्वा सब लोग टेंशन में आ जाएंगे बेटा ऐसे पूछोगे तो। हाँ जी, क्या नाम है इसका? अपेक्षा बताइए। सर वो कैसे पता चला और X ही है और Y ही है, क्योंकि हमें तो नहीं मालूम था ना कि ह्यूमन बॉडी में X और Y नाम के ऐसे कुछ रहते हैं। मतलब हाँ, आपको ये कभी नहीं पता चलता। सो बेसिकली अच्छा, आप ये कह रहे हो कि स्पर्म में कैसे हाँ, पता फिर वो चलता है? देखेंगे तो नहीं समझेगा ना स्पर्म के अंदर आप कैसे है। समझ रहा हूँ मैं, आप ये कह रहे हो ना कि स्पर्म में कैसे पता चलता है हमें कि वो X या Y है, वैसा पूछ रहे हो आप? यस सर। तो देखो, जनरली नेकेड ऐसे आपको कुछ नहीं पता चलता, राइट? और ये पता करने की जरूरत भी नहीं होती, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग याद रखना कि यू कैन एक्चुअली, अगर जब आप स्पर्म्स को अगर आप निकाल के उसे ऑब्जर्व करते हो ना, आपको X और Y क्रोमोसोम सेपरेट पता चल जाता है। Y क्रोमोसोम विल हैव अ सेपरेट शेप एंड स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू द X क्रोमोसोम। तो अगर आप किसी स्पर्म को लेके उसे माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप ऑब्जर्व करते हो अंडर 100x, सो कैन एक्चुअली नॉट 100 even x, आपको कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। उसमें अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो, देन यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस बिटवीन द X एंड Y क्रोमोसोम। तो दिखता है बेटा, वो पता चल जाता है, राइट? सो you can actually get to know that, right? But during copulation no one actually know which sperm is going to go and fuse over there, ठीक है? तो वो कभी पता नहीं चलता। Now let's start with the implantation। अब यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे हो चुका है, अब बात करते हैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन की। सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली डन द फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। इसको लेके कोई सवाल आएंगे MCQ के अंदर तो प्लीज उसे सॉल्व कर लेना सही तरीके से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय इम्प्लांटेशन। अब जब हम यहाँ पे इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, सो इम्प्लांटेशन में आप यहाँ पे याद रखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जायगोट बनने के बाद, राइट? जायगोट बनने के लगभग 30 आवर्स के बाद, once the zygote has been formed, after 30 hours, single cell zygote आपका यहाँ पे, this will undergo the mitosis, and will give rise to two cell structure, ठीक है? तो एक सिंगल सेल zygote जो मेरा यहाँ पे था, इसने अब दो सेल यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ पे एक माइटोसिस हमने यहाँ पे कर लिया, सो वी हैव डन वन माइटोसिस ओवर है। यहाँ पे एक माइटोसिस रन करने के बाद, वी हैव रन वन माइटोसिस रन करने के बाद मुझे यहाँ पे दो सेल मेरे यहाँ पे मिले। अब याद रखना, जो ज़ायगोट के अंदर जब माइटोसिस किया जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड एज योर क्लीवेज। उस टर्म को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लीवेज। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो जो भी यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा ना ज़ायगोट के साथ, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लीवेज। तो ज़ायगोट ने यहाँ पे डिवाइड किया, दो सेल मेरे यहाँ पे बन गए। अब ये और डिवाइड करेगा, अब बनाएगा आपके यहाँ पे 4 सेल। सो दिस विल
कीप ऑन इंक्रीजिंग, 4 सेल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन गया, राइट। ऐसे करते करते हुए इनका नंबर आपके यहाँ पे बढ़ता जाता है। सो विल फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स ओवर हियर विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो अंदर जायगोट के अंदर जो यहाँ पे सेल्स हैं ये आपके यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे। सो दे विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग ओवर हियर, राइट, दे विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। एक और हम यहाँ बना देते हैं ताकि इसको 8 कर दे। So they will just keep on, so we'll have a 4 cell. So what will happen here ना, यहाँ पे आपका क्लीवेज हो रहा है, आपका जायगोट यहाँ पे बन चुका है, फिर आपके यहाँ पे क्लीवेज होना चालू हुआ। सो जब आपके यहाँ पे माइटोसिस होना चाहो तो आपके 2 सेल बने। सो नाउ यू हैव 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे करके सेल्स का नंबर आपके यहाँ पे बढ़ेगा। सो बेसिकली आपको होता क्या है कि आपके सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ता जाता है। अब जो सेल्स यहाँ पे अंदर बढ़ रहे हैं, द सेल्स विच आर फाइंडिंग इन द सेंटर, जो सेल्स आपके यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इन सेल्स का एक नाम होता है एंड वी कॉल देम एज अ ब्लास्टोमियर। सो जो सेल्स आपके यहाँ पे मिल रहे हैं ना, जो सेल्स आपके यहाँ पे अंदर बढ़ते हुए आपके यहाँ पे मिलेंगे, these cells, all these cells जो आपके यहाँ पे मिल रहे हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए, these cells are called as my ब्लास्टोमियर। तो याद रखना ब्लास्टोमियर हम इसको कब बोलते हैं, या ये जो सेल्स होते हैं इनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 4 ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर है, यहाँ पे 2 है। सो these are called as ब्लास्टोमियर। तो याद आपको ये भी रखना है कि we'll have like 2 cell stage, we'll have a 4 cell stage, we'll have a 8 cell stage over here, right? Then you'll have a 16 cell stage, 32. So ये आपका नंबर आपका बढ़ता जाएगा। This number will just keep on increasing over here. आपको याद ये रखना है कि 8 से 16 सेल स्टेज को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ मोड्यूला। 8 से 16 सेल स्टेज को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ मोड्यूला। दिस स्टेज ओवर हियर इज कॉल्ड एज द मोड्यूला। इस स्टेज को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ मोड्यूला। सो मोड्यूला स्टेज, अगर आपसे कोई पूछे कि मोड्यूला स्टेज क्या होता है, ध्यान रखना 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाला जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं मोड्यूला, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मलबरी। वो मलबरी फ्रूट की तरह दिखता है, इसलिए हम उसे यहाँ पे बोलते हैं मोड्यूला। अब याद रखना आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है आपके एम्पुला इस्थिमस रीजन के अंदर। अब वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जो जायगोट है वो क्लीवेज करना चालू करेगा। क्लीवेज वहां पे चालू होगा और क्लीवेज करते हुए वो आना करेगा नीचे, वो चालू करेगा आना नीचे। सो आफ्टर स्टार्टिंग द क्लीवेज व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द यूट्रस। वो यूट्रस की तरफ आना यहाँ पे चालू करेगा। सो आफ्टर स्टार्टिंग द क्लीवेज व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस। वो यूट्रस की तरफ मूव करना चालू करता है। तो ये बात भी याद रखना कि क्लीवेज तो आपको वहां पे हो ही रहा है और इसके साथ साथ दिस पर्टिकुलर जायगोट इज नाउ आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस। तो ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब ऐसे ही आपके सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। सिमिलरली विल फाइंड कि सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ 64 सेल स्टेज। आपका जब 64 सेल स्टेज आपका हो जाएगा, व्हेन यू विल हैव अ 64 सेल्ड स्टेज, जब ये स्टेज पे आप आ जाओगे, व्हेन यू हैव अ 64 सेल स्टेज, तो इस स्टेज का हम यहाँ पे नाम देते हैं एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोसिस्ट। We call it as a blastocyst. तो 64 सेल स्टेज को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे सेंटर में। दैट मींस नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बहुत ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आप भी काउंट मत करिएगा। तो बोलेंगे सर ये तो 64 हो ही नहीं रहे कहीं से भी। Please don't do that. But you will have a large number of cells will be seen over there. Large number of blastomer will be seen in them, right? अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि जो मेरे ब्लास्टोमियर यहाँ पे जो बन चुके हैं ना, ये अब ऐसे नहीं रहेंगे वहां पे। There are certain things are going to change over there. पहली चीज याद रखना, you will have a outer layer. Blastocyst will have the outer layer, और जो outer layer यहाँ पे होती है उसका यहाँ पे होता है नाम। So एक outer layer यहाँ पे आपकी बन जाएगी and the outer layer here is called as my trophoblast cells. So एक outer layer आपके यहाँ पे बन जाती है। सो डिवाइड कर करके आपको यहाँ पे एक आउटर लेयर बन जाएगी बनते हुए, और ये जो आउटर लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट आपका यहाँ पे होगा। सो यू हैव अ आउटर लेयर कॉल्ड एज अ ट्रोफोब्लास्ट और अंदर आपके ब्लास्टोमियर है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना कि अंदर जो मेरे ब्लास्टोमियर है ना, वो सारे के सारे एक कॉर्नर में चले जाएंगे। दे विल ऑल गो इनटू वन पर्टिकुलर कॉर्नर। ये सारे के सारे ब्लास्टोमियर जो मेरे यहाँ पे है, they will get into a one single corner. ये सिंगल कॉर्नर में चले जाते हैं। So how they are going to look like? आपके सारे के सारे ब्लास्टोमियर एक सिंगल पोल की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। सारे ब्लास्टोमियर जो मेरे यहाँ पे है वो एक पोल की तरफ इकट्ठा होंगे, एकदम वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे और एक जगह आके चिपक जाएंगे, एक साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे एक साइड पे आके खड़े हो गए। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इनर सेल मास। इस ग्रुप ऑफ सेल को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ इनर सेल मास।
सो ये बात याद रखना कि यहाँ पे जितने मेरे सेंटर में सेल्स थे वो सारे एक डायरेक्शन में जाके खड़े हो गए, और जैसे वो एक डायरेक्शन में जाके यहाँ पे खड़े हो गए, दो सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय इनर सेल मास, दो सेल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इनर सेल मास, राइट। आउटर लेयर तो आपके यहाँ पे रहेगी, आउटर लेयर जो आपकी है वो तो रहेगी काफी टाइम के लिए, सो इसको तो हमें बनाना ही है। सो ट्रोब्लास्ट सेल्स आपके यहाँ पे रेडी है पीछे। हाँ जी बेटा बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा ऐसे ही मुझे सुनाई दिया। सर हाँ बोलो। सर जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर होती है वो 64 सेल स्टेज में जनरेट होती है ना? नहीं, उसके पहले एक्चुअली जनरेट हो जाती है, बट 64 सेल स्टेज को हम यहाँ पे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअली 32 सेल स्टेज पे आपको ट्रोब्लास्ट दिखने लगती है, बट 64 सेल स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, तो वो टाइम पे आपको ये लेयर मिलेगी, ठीक है। ओके सर। So you'll have inner cell mass in the center, right? You have the outer layer that's at trophoblast cells. और इनर सेल मास कहाँ से बना है वो भी याद रखना, कुछ बना बना नहीं है, जो बीच के जो सेल्स है वो एक कॉर्नर पे चले गए सबके सब, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज इनर सेल मास। ट्रोब्लास्ट सेल तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है। अब जो यहाँ पे जो फ्री स्पेस आपको यहाँ पे दिखेगा, द फ्री स्पेस यू कैन सी, और यहाँ पे जो खाली स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोसेल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लास्टोसेल, COEL। ये जो फ्री स्पेस आप पे होता है ना, इट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये आपकी होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ये ब्लास्टोसेल जो आपके यहाँ पे स्पेस है, इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम यहाँ पे होता है आपका ब्लास्टोसेल। तो यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है, इट इज बीन रेडी ओवर हियर। सो यू कैन सी इनर सेल मास आपको यहाँ पे दिख रहा है, आउटर लेयर आपको यहाँ पे याद रखनी है, एंड यू हैव टू नो यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस है आपका यहाँ पे, इस स्पेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लास्टोसेल। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ब्लास्टोसिस्ट आपका यहाँ पे पूरे तरीके से आपका बन चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, नाउ यू विल फाइंड कि इस लेयर से, इस स्टेज से नाउ यू विल फाइंड इम्प्लांटेशन विल हैपन। अभी तक तो सब आपका डिवीजन और ये सब हो रहा था, राइट, अभी सब तो आपका डिवीजन हो रहा था, लेयर बन रही थी, बट अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड कि अब यहाँ से आपका होगा इम्प्लांटेशन। नाउ फ्रॉम हियर यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट विल अटैच इटसेल्फ विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये जाके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जाके अटैच करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि यार ये इनर सेल मास क्या है और ये क्या बनाएगा, तो इतना याद रखना, ये जो इनर सेल मास हमने यहाँ पे बनाया है, यही फ्यूचर में आपको पूरा ऑर्गन बनाएगा बॉडी का, लाइक यहाँ से आपको पूरा एम्ब्रियो बनेगा। सो इनर सेल मास से ही पूरा बेसिकली आपका एम्ब्रियो यहाँ पे बन के बाहर निकलेगा। सो इसके अंदर से आपका जो स्मॉल एम्ब्रियो बनेगा, इसके हाथ पैर होंगे सब कुछ, वो यहाँ से आपका बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहले ये बताओ, क्या ये वाली स्लाइड यहाँ पे सबको समझ आ रही है? पहले इतना बताओ, ये वाली स्लाइड समझ नहीं आ रही है? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। किसी को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो, लड़कों में से भी बोलो, बोलिए कुछ तो बोलिए। ठीक है, यस सर। चलो थैंक यू। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो दैट इज योर ब्लास्टोसिस्ट आपके यहाँ पे बन चुका है सक्सेसफुली। अब आप एक चीज काफी ध्यान से याद रखना, आपका जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, जो मैंने वहां बनाए थे, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इनका एक बड़ा ही अनोखा काम होता है। सो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो आपके थे, विच इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ये जो आपके सेल्स यहाँ पे, दे आर गोइंग टू रिलीज समथिंग नोन एज योर HCG, एक हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेंगे, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज योर HCG. HCG stand for my human chorionic gonadotropin. ये होता है नाम HCG नाम के हार्मोन का। So HCG is the name of the hormone and this hormone is actually going to be released by my trophoblast cell. तो याद रखना, ट्रोफोब्लास्ट सेल यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज करते हैं, इसका नाम होता है आपके यहाँ पे HCG। अब हमें यहाँ पे समझना है कि इसका काम क्या होता है, ये यहाँ पे करेगा क्या। तो HCG जो आपका यहाँ से आ रहा है ना, दिस विल एक्चुअली प्ले द सेम रोल जो आपका यहाँ पे कर रहा था पहले आपका someone else, right? The HCG will play a major role in maintaining the endometrium lining, maintaining the corpus luteum. Sorry, it will maintain the corpus luteum. ये आपका maintain करेगा, it is going to maintain the corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम को ये यहाँ पे मेंटेन करेगा। सो ये बात याद रखना कि आपका HCG जो आपके यहाँ पे आ रहा होता है, इसका काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। अब क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाई इट इज ट्राइंग टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। तो याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का मतलब है कि आपका प्रोजेस्टेरॉन आता रहेगा,
यू नो दैट ना, कोई कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू रेज द प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो अगर आप कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अश्योरेंस है कि मुझे यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आते हुए मुझे मिल जाएगा। सो दैट मींस आई विल फाइंड progesterone will keep on coming from over here. So progesterone will be coming from this particular side. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन आपका यहाँ से आता रहेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन आपका आता रहता है तो उसके याद रखना, उसका फायदा यहाँ पे क्या होगा, दैट यू आर एबल टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी बनी रहेगी, क्योंकि देखो इम्प्लांटेशन होने वाला है, राइट। आप चाहते हो, अब आप जानते हो कि बेबी आपका वहाँ पे डेवलप करेगा, तो ये टाइम पे आप एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना चाहते हो और उसे आप डेवलप करना चाहते हो, और उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन का आना कॉर्पस ल्यूटियम से बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए हमें कॉर्पस ल्यूटियम को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। तो याद रखना, HCG इज वन ऑफ द हार्मोन जिसका काम होगा टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये चीज भी दिमाग में बिठा के रखना कि ये हार्मोन आपका सबसे पहले आपका रिलीज किया जाएगा, क्योंकि बाद में इसे कोई और भी रिलीज करता है, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना कि आपके ट्रोब्लास्ट सेल इसे रिलीज करेंगे, और वो जब इसे रिलीज करते हैं तो इसका काम यहाँ पे क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट काइंड ऑफ रोल इट विल बी प्लेइंग। और लॉजिक समझो, वी नीड प्रोजेस्टेरॉन सो दैट यू कैन मेंटेन द एंडोमेट्रियम। उसे डेवलप भी करना है फिर बाद में आपको, बिकॉज आफ्टर इम्प्लांटेशन वहां पे वो बेबी ग्रो करेगा, द एम्ब्रियो इज गोइंग टू ग्रो, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज याद रखना, दैट HCG इज अ इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। HCG इज अ इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। तो जनरली होता क्या है, आपने ये चीज कहीं सुनी होगी या पढ़ी होगी कि प्रेगनेंसी की किट आती है, प्रेगनेंसी टेस्ट आती है। ओके, सो जो किट होती है ना, इट्स लाइक इट विल हैव अ लॉन्ग स्ट्रिप होता है उसके अंदर, एंड व्हेन द गर्ल इज गोइंग टू यूरिनेट, लेट्स से अ गर्ल थिंक्स और अ वुमन थिंक्स दैट शी माइट बी प्रेग्नेंट, अगर उसे ऐसा लग रहा है, देन शी विल यूरिनेट ऑन द स्ट्रिप। और जब वो स्ट्रिप के वो यूरिनेट करते हैं, जब यूरिन रिलीज करते हैं, सो दैट स्ट्रिप विल गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि यूरिन के अंदर होता है HCG। अगर यूरिन के अंदर HCG आपको मिल जाए, दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट गर्ल हैज गॉट कंसीव्ड। तो इसलिए आपकी जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स होती है, दे वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर लॉजिक, दे आर एक्चुअली डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ HCG इन द यूरिन। तो ये बात भी याद रखना, दैट HCG जो हम यहाँ पे बात करें, जिसका हम यहाँ पे बात करें, दैट इज अ इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। सो दैट HCG इज आल्सो गोइंग टू बी, इट इज सीन इन यूरिन, याद रखना, इट इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज सीन इन यूरिन ऑफ अ प्रेग्नेंट women, seen in the urine of pregnant women, and that is why it is an indicator of pregnancy. इसलिए मैं इसे बोलूंगा that it is an indicator of pregnancy. It's going to be a indicator of pregnancy. तो ये चीज भी याद रखना, ये चीज याद रखना कि HCG होता है जो यूरिन में मिलता है सबसे पहले। ओके, एंड दैट्स हाउ पर्सन कैन गेट टू नो दैट द गर्ल इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कट जाएगी। तो ये एक और स्लाइड है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रोब्लास्ट सेल जो मेरे बन चुके वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, काफी कुछ करते हैं वो, आपको एक रोल यहाँ पे याद रखना है, काफी कुछ ज्यादा रोल आपको याद नहीं रखना है, बस ये रोल आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये काम इनका यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा ट्रोब्लास्ट सेल की यहाँ पे कहानी। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, अब यहाँ पे होगा आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन, व्हिच इज अ वेरी सिंपल थिंग। इट विल गेट इटसेल्फ अटैच ऑन टू द एंडोमेट्रियम वॉल एंड देन द एंडोमेट्रियम वॉल विल गेट एनगल्फ। देखो हम यहाँ पे क्या होगा, तो पहले इसको देख लेते हैं। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द ज़ायगोट मूव्स फ्रॉम द थ्रू द isthmus of the oviduct called as a cleavage. So जो भी माइटोसिस वहां पे हो रहा है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे द क्लीवेज towards the uterus and forms 2, 4, 8 daughter cells called as a blastomere. ठीक है, तो यहाँ पे आपके ब्लास्टोमियर बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यू कैन सी द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग, राइट। देन तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पिक्चर आपको ये बताने की कोशिश करें कि जैसे आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपका क्लीवेज तो स्टार्ट हो ही जाएगा, क्लीवेज आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ द योर न्यू ज़ायगोट व्हिच इज अंडरगोइंग क्लीवेज वो आपका जाने लगता है आपके यूट्रस के साइड पे, इट विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द यूट्रस। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि वहां पे खड़ा नहीं है, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस एज वेल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी, यू कैन सी द इम्प्लांटेशन यहाँ पे आपका हो रहा है, द इम्प्लांटेशन कैन बी सीन ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज माय इनर सेल मास, ये है आपका यहाँ पे इनर सेल मास, दिस इज गोइंग टू बी द इनर सेल मास, राइट। ब्लास्टोसेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस ब्यूटीफुल कैविटी इज गोइंग टू बी माय ब्लास्टोसेल।
ओके और आउटर लेयर को याद रखना, वो आपका हमेशा यहाँ पे रहेगा एज अ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, राइट. सो यू हैव अ फर्टिलाइज्ड एग, इट विल बिकम 2-celled embryo, then 8-cell embryo. 8 से 16 ब्लास्टोमेर वाले स्टेज को हम बोलेंगे यहाँ पे द मोरुला, राइट. The morula continues and divide and transform into blastocyst. Morula continues, divide and then transform into your blastocyst and move further into the or uterus में और like further ये आपका जाने लगता है, ठीक है. तो ये आपका early blastocyst आपका बन चुका है and then you have a late blastocyst which has been formed. And now what will be happening? ये आपका implant कर दिया जाएगा into the uterine wall, right? The blastomere. अच्छा पहले ये बताओ यहाँ तक I hope सबको यहाँ पे क्लियर है. अच्छा एक बात बताओ, क्लास ज़रा फास्ट है आप लोगों को? क्या क्लास आप लोगों को फास्ट लग रहा है? No, sir. नो सर. बोलो, किसी ने तो यस बोला था. रानी नो रानी ने सर बोला था नहीं yes. है. अच्छा बता देना, ऐसा कुछ लगे ना तो बोल देना कि सर ये तो तेज हो गया, ये तो बताया नहीं गया था, ये फास्ट हो गई क्लास अननेसेसरीली, बता दो. The blastomere in the blastocyst are arranged into the outer layer called as trophoblast cells, जो मैंने आपको बताया था, right? And the inner group of cells attached to the trophoblast are called as my inner cell mass. ये हमने दोनों के बारे में हमने से बात किया था, ठीक है. So you can see the trophoblast cells and you can see the inner cell mass. The trophoblast layer then attached to the endometrium. अब ये जो आपकी लेयर है यही जाके अटैच करके आपके endometrium के साथ, and inner cell mass differentiate into an embryo. और ये जो inner cell mass आपका है यहाँ से आपका पूरा embryo बनेगा. तो यहाँ से बेसिकली पूरा जो बॉडी होता है बेबी का वहां से आपका बनेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखो आपका इम्प्लांटेशन यहाँ पे आपका हो रहा है. सो यू आर फाइंडिंग द यूट्रस से वो जाके अटैच हो गए. सो ट्रोपोब्लास्ट सेल काफी हेल्प करते हैं यहाँ पे अटैच करने के लिए वॉल के साथ, और वॉल के साथ अटैच करने के बाद वो जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है उसे पूरा एनगल्फ कर लेगी, उसे पूरा वो अंदर ले लेगी, ठीक है. इट विल कंप्लीटली विल टेक इट सेट इनसाइड. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रिन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. जो मैंने आपको बोला ना कि एक बार वो अटैच वहां पे हो गया, देन आपकी यूट्रिन वॉल के सेल्स रैपिडली डिवाइड करेंगे और पूरे ब्लास्टोसिस्ट को वहां पे वो कवर कर लेंगे. सो व्हाट विल बी हैपनिंग कि अगर समझो ये मेरा यूट्रिन का वॉल है और यहाँ पे आके मेरा लग रहा है यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट मेरा यहाँ पे हो रहा है अटैच. समझो मेरा ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके होता है अटैच, ठीक है. जैसे ही यहाँ पे आके ये अटैच हो गया इन अ मैटर ऑफ सम टाइम, ये इसको ना इनर सेल मास मेरा यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो कुछ ही टाइम के बाद क्या होगा कि मेरी यूट्रिन की वॉल रैपिडली डिवाइड करेगी और इसे पूरा के पूरा वहां पे एनगल्फ कर लेगी. सो व्हाट विल हैपन इन अ मैटर ऑफ सम टाइम, व्हाट विल हैपन कि इस वॉल आप यहाँ पे डिवाइड करके इसको पूरा यहाँ पे आपकी एनगल्फ कर लेगी, उसे वो कवर कर लेगी, राइट. सो यूट्रिन वॉल कवरिंग. सो यूट्रिन वॉल यहाँ पे आपकी यूट्रिन वॉल इज कवरिंग द कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट, डूइंग द कवरिंग वाला पार्ट. तो ये बात याद रखना कि इसे पूरा कवर कर लिया जाता है. ओके अब एक और चीज मैंने आपको बताया था कि एक टर्म होता है आपका यहाँ पे, दिस वन टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक टर्म होता है, ये भी सुन लो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में कई बार आ जाएगा. सो यू हैव अ टर्म ओवर हियर एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. टॉपिक प्रेगनेंसी. अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है कहीं और जगह पे, इम्प्लांटेशन हो रहा है किसी और जगह पे अदर देन द यूट्रस. So अगर implantation होगा कहीं और जगह पे other than the uterus, that is called as my ectopic pregnancy. So that means implantation at any location other than uterus. अगर यूट्रस की जगह कहीं और जाके अगर आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है आपके जायगोट का, सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. ये टेंशन वाली बात है. टेंशन वाली बात इसलिए क्योंकि अगर समझो ये इम्प्लांटेशन हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब के अंदर या हो गया सर्वाइकल रीजन में, तो वहां पे बेबी ग्रो नहीं कर पाएगा, वहां पे ऑस्प्रिंग एम्ब्रियो फीटस ग्रो नहीं कर पाएगा. तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि शायद उसका वहां पे अबॉर्शन हो जाए. वेरी लाइकली व्हाट वी हैव ऑब्जर्व जनरली दैट द नेचुरल अबॉर्शन विल टेक्स प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज अ मिसकैरेज. जिसको मिसकैरेज कहते हैं वहां पे हो जाएगा एंड द कंप्लीट एम्ब्रियो विल कम आउट ऑफ द बॉडी. सो दिस इज समथिंग यू शुड नो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इम्प्लांटेशन हो जाए कहीं और अदर देन द यूट्रस. इम्प्लांटेशन एट एनी लोकेशन अदर देन द यूट्रस इज कॉल्ड एज माय एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अगर ऐसा होता है सो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. ये एक कंसर्न वाली बात हो सकती है उस पर्टिकुलर वुमेन के लिए, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी सही जगह पे नहीं हुई है देन कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में आ सकते हैं. क्या ये वाली बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. अगली बार ये टर्म आएगा ना जब आपके सामने, तो संभाल लेना, राइट. व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी यू शुड नो दैट व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है.
So as a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium. हाँ जी बिल्कुल endometrium में ये जा चुका है of the uterus. This is called implantation and this will lead to a pregnancy. एक बार implantation आपका हो जाता है successfully, then you can say that yes, successful pregnancy आपके यहाँ पे हो चुकी है. So this is what you are finding happening over here. ठीक है. अब कुछ यहाँ पे सवाल है जिनके सवाल का आंसर आप फटाफट हैंड रेज करके यहाँ पे दे सकते हो और हम आगे बढ़ जाएंगे. आसान सवाल है, जल्दी आंसर करना, आगे बढ़ते हैं. Question number 1. The process by which semen is released into the penis from penis into the vagina is called as. इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? जल्दी आंसर करेंगे ताकि हमें आगे भी पढ़ाई करनी है. ठीक है. So the process by which semen is released from the penis into the vagina is called as. बताइए अक्षरा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी. Option C. Insemination is going to be a correct answer. Insemination is a process जिसमें मेल से फीमेल वजाइना के अंदर the semen are getting released over here, right? मोरुला डिवाइड करता है. मोरुला डिवाइड्स एंड कन्वर्ट्स इनटू. मोरुला डिवाइड करेगा और फिर किस में कन्वर्ट होगा? हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे. सो बताइए दीपिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. मोरुला विल डिवाइड एंड विल कन्वर्ट इनटू योर ब्लास्टोसिस्ट. देन क्वेश्चन नंबर 3. What induces the change in the zona pellucida layer after sperm meets the ovum? ध्यान से देखो, जैसे ही आपका स्पर्म आपके यहाँ पे फ्यूज करता है आपके zona pellucida के साथ, तो क्या चेंजेस आपको मिलते हैं होते हुए आपके स्पर्म के अंदर? सो अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर दिस. फटाफट अपना हैंड रेज करिए और इसका आंसर बताइए. अगेन आसान सा सवाल है, याद करो. एक्रोसोम होता है उसके ऊपर, फिर एक्रोसोम क्या करेगा? व्हाट विल बी हैपनिंग? बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? डी. नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं है इसका आंसर. तो ए. हाँ यही होगा इसका आंसर, याद रखना. राइट. So secretion of the acrosome will be happening. जैसे आप zona pellucida जाके आप अटैच कर रहे हो तो आपका पूरा acrosome के enzymes आप यहाँ पे रिलीज करोगे and so that you can actually break down that particular layer. ठीक है. The process of fusion of sperm with the egg is called as your fertilization. ये बड़ा ही आसान सा सवाल था, इसका आंसर मैं ही कर देता हूँ आपके लिए. It is called fertilization. The trophoblast cell and inner cell mass are characteristic of. Question number 5. देखिए question number 5 और हैंड रेज करिए. ठीक है. गिरिजा बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? गिरिजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद से, या उनकी आवाज शायद हमारे तक नहीं पहुंच पा रही. जानवी आप बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? सो डी. डी. यस. सो ट्रोब्लास्ट एंड इनर सेल मास आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. बड़ा ही आसान. अच्छा ये बता दो मुझे कि मोरुला स्टेज कौन से स्टेज पे हम कहते हैं? कितने नंबर ऑफ 8 to 16 cells. 16 सेल 8 to 16. मोरुला. राइट, बिल्कुल सही. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. अब हम देखते हैं कि इम्प्लांटेशन होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा. किसका माइक कौन है? रानी आपका माइक ऑन था, अब बंद हो चुका है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर इम्प्लांटेशन. कि इम्प्लांटेशन आपके यहाँ पे होने के बाद अब यहाँ पे क्या चेंजेस आपको होते हुए मिलेंगे. नाउ लेट्स ट्राई टू सी, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर. सी. अच्छा बाय द वे लड़कों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है? लड़कों की आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल ही लाइक खौफ में बैठे रहते हैं. देखिए क्लास के अंदर कोई कुछ बोल नहीं रहा था. क्या है बेटा बोलो, इतने सारे हैं. ऐसा भी नहीं कि कोई एक दो लड़के ही है. लाइक ओम है, या Shiva है, and we have so many boys. Make your presence felt. ठीक है. So you have this particular blastocyst inside, right? और ये आपके यहाँ पे अंदर डेवलप करें. Now there is one thing you have to understand कि आपका blastocyst अंदर आपके यहाँ पे डेवलप कर रहा होगा. It will be developing inside over here. There is one thing you have to understand कि इसकी जो outer layer होती है, you know that it's a trophoblastic layer. ये बात आप जानते हो कि outer layer आपकी जहाँ पे होगी that's a trophoblastic layer. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके जो ब्लास्टोसिस्ट होगा ना, इसकी जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर आपको बना के देगी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. याद रखना आप एंडोमेट्रियम के अंदर बिल्कुल आप बैठ चुके हो, बिल्कुल आप वहां पे सेटल हो चुके हो एंडोमेट्रियम के अंदर. अब यहाँ पे क्या होगा? यू विल फाइंड सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कमिंग फ्रॉम द ट्रोब्लास्ट सेल्स. कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके ट्रोब्लास्ट सेल्स आपके यहाँ पे निकल के आएंगे. और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके निकल के आ रहे हैं ट्रोब्लास्ट सेल में से, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कोरियोनिक विलाई. कोरियोनिक विलाई नया टर्म है, लेकिन हम बार बार इस टर्म को यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा. तो याद रखना आपकी जो आउटर लेयर है आपके ब्लास्टोसिस्ट की, दैट इज योर ट्रोब्लास्ट सेल, वहां से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके निकल के आएंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई. अब ये कोरियोनिक विलाई क्या करेगा?
इट विल गेट इटसेल्फ इंटीग्रेटेड विद द यूट्रिन वॉल। सो यूट्रिन वॉल के साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा। यह हेल्प करेगा कि आपका जो जाइगोट है या आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपका काफी अच्छे से अटैच हो जाए यूट्रिन वॉल के साथ। ठीक है, ये यूट्रिन वॉल के साथ काफी अच्छे से अटैच करने में आपकी यहाँ पे मदद करेगा। अब सवाल ये उठता है कि कोरोनिक विलाय ये सब क्यों करने की कोशिश कर रहा है, व्हाई वी आर डूइंग दिस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद द यूट्रिन वॉल? क्योंकि कोरोनिक विलाय यूज करके हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे प्लेसेंटा। सो यूजिंग द कोरोनिक विलाय दिस विल बी यूज्ड in the formation of placenta. This will be used for the formation of placenta. ये प्लेसेंटा बनाने में आपकी यहाँ पे करेंगे मदद। दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा यहाँ पे क्या होता है? प्लेसेंटा इज गोइंग टू बी अ कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर्स बॉडी। याद रखना, एक फीटस और मदर्स बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होगा, एक फीटस मतलब जो आपको यहाँ पे वेल डेवलप एम्ब्रियो होगा उसको हम फीटस बोलेंगे। सो फीटस एंड जो मदर्स बॉडी होती है एंड द मदर्स बॉडी, बोथ ऑफ देम विल हैव सम कनेक्शन। सो दिस इज द मैटरनल टिश्यू। मदर्स बॉडी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू, मैटरनल, और आई कैन राइट फॉर अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैटरनल बॉडी। तो इसके बीच में जो आपके यहाँ पे कनेक्शन बनता है, द कनेक्शन विच विल बी फॉर्म ओवर हियर, दैट कनेक्शन हियर इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। सो इन दोनों को कनेक्ट करता है आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द प्लेसेंटा। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा बनाने में, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये प्लेसेंटा बनाने में आपकी कौन मदद कर रहा है, देन यू हैव टू टेल देम आपका कोरियोनिक विलाय। हाँ जी, कोरियोनिक विलाय आपके यहाँ पे मदद कर रहा है फॉर दिस प्लेसेंटा फॉर्मेशन। सो याद रखना, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा बेसिकली इज अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। सिंपल लैंग्वेज में मदर और फीटस के जो आपके यहाँ पे कनेक्शन बनता है, दैट कनेक्शन हियर इज कॉल्ड एज योर प्लेसेंटा। और यही प्लेसेंटा जो आपका यहाँ पे होगा, इसके थ्रू काफी ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करोगे आप फीटस को। इसके थ्रू फीटस के एंड से भी कई सारी चीजें आप मदर के एंड पे आप सेंड कर सकते हो। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये कुछ की टर्म्स से आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपको इतने टर्म्स अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं, देन देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ इशू इन यू फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। याद रखना, ट्रोपोब्लास्ट सेल बनाएंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कोरियोनिक विलाय। ठीक है, कोरियोनिक विलाय एक बार आपके यहाँ पे बन जाता है, फिर वो क्या करेगा, इट विल एक्चुअली गो इनसाइड द यूट्रिन वॉल के अंदर, वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, अटैच करेगा अपने आप को यूट्रिन वॉल के साथ, एंड विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेसेंटा। और वहां पे फिर वो आपका प्लेसेंटा आपको बनाना चालू करेगा और वो बना के देगा। प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन द मैटरनल बॉडी एंड द फीटस। इतनी पहले आपको यहाँ पे कहानी याद रखनी है, दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ अ प्लेसेंटा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, हाँ जी बेटा, भैया क्या सवाल है आपका? देवीशा बताइए, गलती से हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ प्लेसेंटा के रोल। नाउ लेट मी टेल यू द रोल ऑफ द प्लेसेंटा। सो अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, ये तो आप बनाओगे यहाँ पे प्लेसेंटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्लेसेंटा। अब रोल बात करने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक दो चीज दिखाना चाहूंगा। दिस इज हाउ द प्लेसेंटा इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लेसेंटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोब्लास्ट कॉल्ड एज अ कोरियोनिक विलाय। दे आर सराउंडेड बाय अ यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है, ये सारे सराउंड होते हैं मैटरनल ब्लड और यूट्रिन टिश्यू के साथ। फिर क्या होगा आपका यहाँ पे, द कोरियोनिक विलाय एंड द यूट्रिन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिगेटेड। सो कोरियोनिक विलाय और यूट्रिन टिश्यू साथ में बिल्कुल ऐसे लाइक अटैच हो जाएंगे, काफी क्लोजली एसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ with each other to jointly form the placenta, ताकि दोनों मिलकर बना सके आपके यहाँ पे प्लेसेंटा। राइट, तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, रेड वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ प्लेसेंटा। ठीक है, जहाँ पे मैटरनल ब्लड भी आपको वहाँ पे आपको दिखेगा, जहाँ से आप न्यूट्रिशन लोगे, एंड यू कैन सी यूट्रिन टिश्यू और फीटस के बीच में आपको यहाँ पे प्लेसेंटा का कनेक्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, दिस वन मोर थिंग यू हैव टू नो इन दिस। एक चीज आप यहाँ पे याद रखो कि चलो पहले काम करें, प्लेसेंटा का रोल देखते हैं, देन आई विल टेल यू वन मोर थिंग। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ द प्लेसेंटा ओवर हियर। सो प्लेसेंटा के रोल्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। वन ऑफ द थिंग इज गोइंग टू बी, ये जो आपका होगा, इसका रोल होगा टू प्रोवाइड द नरिशमेंट। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। सो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। सो एम्ब्रियो के अंदर लाइक बेसिकली जो भी अगर आपको चीजें सेंड करनी हो, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको सेंड करने हो, अमाइनो एसिड अगर आपको सेंड करने हो, जो भी एसेंशियल चीज आपको सेंड करनी है एम्ब्रियो तक या डेवलपिंग फीटस तक, वो आप प्लेसेंटा के थ्रू आप भेज सकते हो। सो बेसिकली आपके लिए एक ब्रिज की तरह है।
जिसके थ्रू आप एसेंशियल चीजों को या जो भी आपकी काम की चीज है उसको आप भेज सकते हो टूवर्ड्स द एम्ब्रियो। सो याद रखना, इसलिए पता है कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपना खाने पीने का आपको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वॉट एवर यू ईट इज गोइंग टू नरिश द बेबी, राइट? So that's why doctor recommends people who are going to be pregnant that not to consume alcohol or not to consume something else, because that can go towards the baby and that can have a significantly wrong impact on the development of the fetus, right? So that is why whatever you consume is also been shared or given to the offspring. वो सारी चीजें offspring को भी दी जाती है via placenta. So provide nourishment to the offspring or the fetus. That's one thing. Second thing can be your respiration. अब रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या होगा कि जो O2 होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल सेंड टुवर्ड्स द फीटस। याद रखना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर बीन सेंड टुवर्ड्स द फीटस। सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा टुवर्ड्स द फीटस, ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स फीटस। सो फीटस की तरफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे करोगे। सेकेंड चीज याद रखना कि CO2 का ट्रांसपोर्ट फीटस से आप लेके आते हो मदर के ब्लड के अंदर। सो फीटस के अंदर जो भी CO2 बन रहा होगा ना, उसको आप लेके आओगे वाया प्लेसेंटा मदर के साइड पे, ताकि फिर उसे बॉडी के बाहर निकाला जा सके। क्या रखना, CO2 ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स मैटरनल साइड। मैटरनल मतलब मदर के साइड पे। तो याद रखना, जो फीटस होगा वहां पे भी CO2 बन रहा होगा, वहां पे भी क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो वहां पे भी CO2 बनेगा। तो उस CO2 को आप लेके आते हो मदर के ब्लड के अंदर, और मदर के ब्लड में जो O2 है उसे आप भेजते हो आपके इसके पास टुवर्ड्स द बेबी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज व्हाट रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट। तो ये काम भी आपको यहाँ पे प्लेसेंटा आपको करके देगा। थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी एक्सक्रीशन। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ द एक्सक्रीशन। सो तीसरा काम जो यहाँ पे होगा प्लेसेंटा का, वो आपका होगा एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन। सो जब मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्रीशन के बारे में, तो आप डायरेक्टली समझ जाओ कि यहाँ पे क्या होगा कि जो बेबी के एंड पे, जो फीटस के एंड पे जो भी आपके वेस्ट बन रहे होंगे, जो भी आपके यहाँ पे वेस्ट बन रहे होंगे, उसको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। तो ये वेस्ट प्लेसेंटा के थ्रू मदर के साइड पे आएंगे एंड फ्रॉम द मदर्स ब्लड दे विल थ्रोन आउटसाइड द बॉडी। तो याद रखना, वेस्ट रिमूवल के लिए आपके यहाँ पे एक्सक्रीशन भी किया जाता है, और वो भी आपका प्लेसेंटा आपके यहाँ पे करके देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट योर प्लेसेंटा will also play a role in the waste removal. Play the role in the waste removal. तो ये एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो ये हमने यहाँ पे 3 रोल देख लिए, प्रोवाइड नरिशमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि आपका जो प्लेसेंटा होता है, इट विल ऑल्सो हैव अ एंडोक्राइन फंक्शन। इट विल ऑल्सो हैव द एंडोक्राइन फंक्शन, मतलब ये कई सारे हार्मोन्स को रिलीज कर सकता है। सो इट इज नोन टू रिलीज a large number of hormones. याद रखना, placenta also has an endocrine functioning. It will also have the endocrine role. जब मैं कह रहा हूं एंडोक्राइन रोल, तो समझ जाना, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन का सिक्रीशन। तो याद रखना, प्लेसेंटा आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कई सारे हार्मोन्स को रिलीज करने में। सो मल्टीपल हार्मोन्स विल बी कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा विल ऑल्सो हैव एन एंडोक्राइन रोल। दैट मीन्स कई सारे हार्मोन्स यहाँ पे आपके रिलीज किए जाएंगे, वो हम अगले स्लाइड में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इतने रोल पहले आपको याद रखने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट? और ये क्या कर रहा है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आई वांट टू टेल यू वन थिंग इन दिस, द कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द फीटस। कनेक्शन बिटवीन, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको कहीं स्कूल जाते हुए देख लूं और अगर मैं आपको एकदम से पूछूं कि कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस क्या होगा, तो आप मुझे आंसर दोगे प्लासेंटा। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं ना, दैट कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड द फीटस, इफ समवन आस्क यू द कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड द फीटस क्या होगा, देन आपका आंसर वहां पे होगा अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। Umbilical cord will be the reason over. So याद रखना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे the connection between the placenta and the fetus, इसको कनेक्ट करता है आपका एक लंबा सा कॉर्ड, एंड दैट लंबा सा कॉर्ड इज कॉल्ड umbilical cord. ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, यू कैन सी ओवर हियर, कहाँ गया, यहाँ पे। So you can see this long tube, you can see over here, this is the umbilical cord, right? ये आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. So that is something which will be seen. There is a connection between the placenta and the fetus.
Umbilical cord is a connection between the placenta and the fetus, और आपको यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे ये लंबा सा स्ट्रक्चर। आई होप भैया आपने कहीं पढ़ा होगा कि जब बेबी बॉर्न होता है इसको कट किया जाता है। Yes. Yes, sir. So you like that, right? So that is something you will be doing over here. ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, ये भी एक छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। So this is a small thing which you all have to remember. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि ये वाली स्लाइड समझ आ रही है नहीं आ रही सबको यहाँ पे? Is this clear to you? Yes, sir. आ रही है. ठीक है, आई होप सारे लड़कों को भी यहाँ पे सब समझ आ रहा है। अनिरुद्ध, Yes, sir. शिवा, और कौन है, महेश अपना, who is remaining, मोहित, जॉश, who else we have, कोई रह गया, कोई तो रहा होगा, can't remember all the name, but I hope it's clear to all of you. Okay, so that is what you will be finding happening over here. ये चीज आपके यहाँ पे हो जाती है और ये हमने यहाँ पे देख लिया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। So placenta is a structural functional unit between the developing embryo and the maternal body. Yes, ये हम देख चुके हैं। Exchange of gases, waste, nutrition सब हम यहाँ पे समझ चुके हैं, right? The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord and which helps in the transport of substance to and from the embryo. तो ये भी हम यहाँ पे जानते हैं। Something which has to be cut after the delivery of the child. Now let's talk about the role of placenta. अब यहाँ पे हम बात करेंगे placenta के रोल के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना, जितना ध्यान दे रहे थे उससे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना यहाँ पे, राइट? क्योंकि ये बड़ा ही it is a portion which will have number of things. तो प्लेसेंटा की अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला था कि इसमें कई सारे आपके हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। प्लेसेंटा इज नोन टू रिलीज नंबर ऑफ हार्मोन्स, राइट? सो लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट देम। सो अगर मैं बात करता हूं प्लेसेंटा के बारे में, एंड इफ आई टॉक अबाउट द हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय देम, सो चलिए देखते हैं कौन से हार्मोन यहाँ पे वो रिलीज करेगा। तो सबसे पहला हार्मोन जो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज गोइंग टू बी माय HCG। ये हार्मोन हम पहले भी देख चुके हैं। पहले ये हार्मोन हमने कहाँ देखा था, कहाँ से आ रहा था? ट्रोपोब्लास्ट सेल, भूलना नहीं है, ये आपका रहता है ट्रोपोब्लास्ट सेल में से, ठीक है? बाद में क्या होता है, बाद में प्लेसेंटा है उसका काम टेक ओवर कर लेता है। प्लेसेंटा कहता है कि अब मैं बनाऊंगा, राइट? सो HCG इज माय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और ये भी आपका प्लेसेंटा रिलीज करता है। रोल इसका वही रहेगा जो हमने पहले देखा था, ठीक है? तो इसको लेके आपको ज्यादा कुछ नया नहीं सीखना। HCG जो आपका आ रहा है प्लेसेंटा से, इट विल हैव द सेम रोल द वे यू विल हैव अ रोल ऑफ द HCG कमिंग फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, राइट? ये भी आके क्या करेगा, इट विल गोइंग टू मेंटेन द corpus luteum. So it will come and maintain the corpus luteum. Maintains corpus luteum. ठीक है? So that is one thing you will be finding in this. Then second thing, you will have something like your HPL. HPL stands for my human placental lactogen. Human placental लैक्टोजन। अब जैसे ही आपको लैक्टोजन टर्म दिख जाए ना कहीं पे भी, तो समझ आना यहाँ पे मिल्क के बारे में बात की जाएगी। होता है ना लैक्टोज इंटॉलरेंस, राइट? आवाज कट गई मेरी। बोलिए रानी, क्या करें आप, बताइए। कुछ नहीं सर, बस कह रही थी यस सर। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। सो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो यहाँ पे रहता है, सो जब भी आपको लैक्टोजन टर्म याद रखना, इट हैज समथिंग टू डू विद द मिल्क, राइट? तो ये जो आपका हार्मोन आपका यहाँ पे आएगा, इट इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो HPL यहाँ पे होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि आपके मेमोरी ग्लैंड को यहाँ पे डेवलप वो इसलिए करेगा बिकॉज पोस्ट पार्चुरेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड यू नीड अ मेमोरी ग्लैंड टू नरिश द चाइल्ड, राइट? टू नरिश द न्यूली बॉर्न ऑफस्प्रिंग। दैट इज व्हाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इटसेल्फ मेमोरी ग्लैंड को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। डेवलप इसलिए किया जाता है बिकॉज दोज मेमोरी ग्लैंड्स नाउ विल बी यूज्ड फॉर नर्सिंग द बेबी। तो याद रखना है HPL विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। तो ये एक आपको यहाँ पे हार्मोन याद रखना है। उसके बाद और दो हार्मोन आपको याद रखने हैं यहाँ पे जो बड़े ही सिंपल है आपके यहाँ पे। यू हैव समथिंग लाइक ईस्ट्रोजन जो आप सुन चुके हो पहले भी, राइट? ईस्ट्रोजन फिर आपका यहाँ पे आना चालू करेगा। उसके साथ यू विल आल्सो हैव प्रोजेस्टेरॉन भी आपका यहाँ पे आने लगता है। अब सवाल आपका यहाँ पे ये आ सकता है कि सर अगर वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है तो फिर क्यों वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है? ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर प्रोजेस्टेरॉन वो कर रहा है यहाँ पे रिलीज, तो क्यों फिजिकल में उसको वहां पे बिठा के रखा हुआ है? वो कब से वहां पे बैठा हुआ है? इमेजिन, राइट फ्रॉम द
इन द सेकेंडरी साइड, वहां पे बैठ के कॉर्पस लुटियम वहां पे काम कर रहा है अपना, राइट. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. एक बार प्लेसेंटा फुल्ली फंक्शनल हो जाता है ना, तो कॉर्पस लुटियम को वहां से जाने देते हैं. देन कॉर्पस लुटियम विल डीजेनरेट. तो आई थिंक पिछले क्लास में तवनप्रीत या किसी ने पूछा था ना कि कॉर्पस लुटियम क्या जिंदगी भर, मतलब काफी लंबे टाइम तक वहां पे रहेगा. द आंसर इज आफ्टर द प्लेसेंटा हैज बीन सक्सेसफुली फॉर्म्ड एंड बिकम्स फंक्शनल, और जब ये खुद से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना चालू करता है, तो वो टाइम पे कॉर्पस लुटियम आपका वहां से निकल जाएगा. अब उसका कोई काम नहीं रहा, अब उसकी नौकरी गई, राइट. नाउ दिस इज समथिंग डन बाय द प्लेसेंटा ओवर हियर. तो ये बात याद रखना, ठीक है. तो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन आएगा आपका, एस्ट्रोजन आपका यहाँ से आ जाएगा, और एक और हार्मोन आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एज माय रिलैक्सिन. देयर इज वन मोर हार्मोन यू विल फाइंड ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज माय रिलैक्सिन. अगेन तवनप्रीत क्लास के स्टार्टिंग में पूछ रही थी ना कि सर रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है. सो रिलैक्सिंग हार्मोन जो आपके यहाँ पे होगा, रिलैक्सिंग हार्मोन जो आपके यहाँ पे होगा, इसका सिक्रीशन आपका होता है तब एट अ टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. देखिए आप जानते हो कि आपका जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है ह्यूमंस के अंदर, वो आपका रहता है 9 मंथ्स का, राइट. 9 मंथ्स का गैस्ट्रेशन पीरियड आपका यहाँ पे रहेगा. सो जो आखिरी के फ्यू डेज जब रहते हैं ना, व्हेन द लास्ट फ्यू डेज कम्स व्हेन द चाइल्ड बर्थ इज गोइंग टू हैपन, वो टाइम पे रिलैक्सिन का अमाउंट काफी ज्यादा आपको मिलता है ब्लड के अंदर. सो याद रखना, रिलैक्सिन इज वन ऑफ द हार्मोन व्हिच कम फ्रॉम द प्लेसेंटा, बट ये आपका आएगा एट द एंड ऑफ द your gestation period. So it comes at the very late time of the gestation period. So basically at the end of the gestation period, in the end of the gestation period, in the end of gestation period, this hormone will get released, right. जब वो टाइम आ रहा होता है, एग्जैक्ट टाइम आ रहा होता है फॉर द डिलीवरी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस रिलैक्सिन विल बी रिलीज्ड ओवर देयर. अभी रिलैक्सिन करता क्या है? नाउ लेट्स ट्राई टू सी समवेयर ओवर हियर. यार यहाँ पे आपको बताता हूँ रिलैक्सिन आपको करेगा क्या. यहाँ पे रिलैक्सिन का काम होता है सर्वाइकल कैनाल को फ्लेक्सिबल और डायलेट करना. रिलैक्सिन का काम होता है सर्वाइकल कैनाल को या सर्वाइकल रीजन को आपका फ्लेक्सिबल करना और डायलेट करना. डायलेट करना वाला उसे थोड़ा सा लाइक आप ब्रॉड कर देना. अब डायलेट और फ्लेक्सिबल करने का यहाँ पे फायदा क्या होगा? कोई बता सकता है यहाँ पे फायदा क्या होगा उसका? In pushing out the baby. Right. The baby can be pushed out much more easily now. So relaxin is going to make the cervical region और cervical canal जो आपका यहाँ पे होता है, उसको यहाँ पे वो करेगा flexible and dilate. So cervical canal will become flexible and dilate. So dilate कर देना, flexible कर देना उस एरिया को, ताकि बेबी आपका वहां से इजीली पास आउट हो सके. सो दैट द ह्यूमन बेबी कैन इजीली पास आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि रिलैक्सिन इज समथिंग व्हिच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायलेटिंग एंड मेकिंग द सर्वाइकल कैनाल फ्लेक्सिबल, एंड दिस विल इवेंचुअली हेल्प. ये बेसिकली हेल्प करेगा जब व्हेन द टाइम विल कम टू पुश आउट द बेबी. तो ये एक काम याद रखना. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो द रोल ऑफ द रिलैक्सिन. तो रिलैक्सिन का ये काम आपको यहाँ पे याद रखना है. तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है. एक सेकंड रुकना तवनप्रीत. ये आपके 5 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है आपके यहाँ पे. इसके अलावा और भी होते हैं. ये आप थायरोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन, वो भी आपके हार्मोन्स यहाँ पे आते हैं, और भी मल्टीपल हार्मोन आपके यहाँ पे आएंगे, बट आपको इतने पहले याद रखना है. दीज आर द हार्मोन्स यू हैव टू नो बेसिकली, राइट. बाकी से आपके एडिशनल हार्मोन और उनके रोल आपको याद नहीं रखने. इट्स अ मच मोर डिटेल स्टोरी, राइट, बट यू हैव टू नो दिस 5 हार्मोन्स. ठीक है, बताइए तवनप्रीत क्या कह रहे हैं आप? बोलिए तवनप्रीत. जो आपने बताया कि HCG का रोल बाद में प्लेसेंटा ले लेता है और वो भी प्रोजेस्टेरॉन मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है. तो सर वो जो आपने रीजन क्या बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम वो जो था डिजेनरेट हो जाएगा, तो HCG तो होगा ना वो लेकिन वो मेंटेन नहीं करेगा उसे. अब उसका काम नहीं उसे मेंटेन करेगा. इट विल देयर इन द ब्लड इन अ स्मॉल अमाउंट, बट वो काम नहीं करेगा अपने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का. तो सर जो प्रोजेस्टेरॉन होगा जो अलग से प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा है, वो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को. राइट, वो मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को, और उसके साथ साथ इट विल आल्सो डू ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द फीमेल बॉडी. तो उसके काम और भी बढ़ जाते हैं वहां पे. वो एस्ट्रोजन आपका एंडोमेट्रियम को तो मेंटेन करेंगे, उसके साथ दे विल आल्सो प्ले अ रोल इन द कन्वेइंग मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द फीमेल. तो ये उनका ये सो बेसिकली वही जो काम वो कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन वहां पे फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम से निकल के, वो ये उठा लेगा यहाँ से जो आ रहा है वो. ठीक है, वो तो वो काम करेगा, उसके साथ एडिशनल रोल भी वहां पे वो प्ले करेंगे. तो HCG में जो वो HCG का रोल क्या होगा फिर? नहीं, HCG का रोल नाउ HCG इज ओनली देयर इन द ब्लड. जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट.
ऑलराइट सर वापस आ गए तुम बोलोगे ना तो सर चालू क्लास से भाग गए, ठीक है। सो या Tamanpreet, so now HCG won't have another role over here, that's it. उसने जो रोल था उसने यहाँ पे कर दिया. Now you can only find HCG in a small amount coming from the placenta, but it won't have a significant role over here. पता चला? Yes sir. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. Okay, right? So this is something you have to know. There's something you have to know about these hormones, and that is the role they will be playing over here. ठीक है, इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रखना. रिलैक्सिन को भूलना मत, स्टोरी को समझो रिलैक्सिन यहाँ पे क्या कर रहा है, and then you should be able to remember those things. HPL का रोल याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना, दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. बाकी हार्मोन्स कलेक्टिवली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, मदर के साइड पे और इवन बेबी के साइड पे वो रेगुलेट करते हैं. सो दैट इज समथिंग दे डू, राइट. तो यहाँ पे प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी. ठीक है, सो रिलैक्सिन याद रखना दो साइड से आता है, एक तो आपका प्लेसेंटा से भी आता है और आपका ओवरी से भी आता है. हाँ याद रखना, दिस विल कम फ्रॉम टू साइड्स, एक तो ओवरी से भी आपका आएगा रिलैक्सिन और आपका दूसरा आएगा आपके यहाँ पे आपके प्लेसेंटा से भी, राइट. तो ये भी आपको बात याद रखनी है. एंड बोथ ऑफ देम विल हैव सेम रोल, बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम रोल ओवर हियर. सो HPL, रिलैक्सिन एंड HCG प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही ये चीजें आपके यहाँ पे सिक्रीट की जाएगी या बनाई जाएगी. तो ये बात याद रखना, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल फाइंड दिस हार्मोन्स. So, इसलिए इन हार्मोन को याद रखना और उनके रोल से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट. सो नाउ कैन सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर ऑल इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द ब्लड. तो कुछ हार्मोन्स और भी है जिनका लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन. मैंने बताया था आपको कि ये भी आपके हार्मोन्स का लेवल आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा. अब ये जो हार्मोन्स है बेसिकली कलेक्टिवली रोल प्ले करते हैं इन कैरिंग आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द फीमेल, इन द मदर साइड एंड आल्सो ऑन द बेबी साइड. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. तो ये कलेक्टिवली इनका यहाँ पे एक रोल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फीटल ग्रोथ को ये लोग सपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस जो आपके मदर के साइड पर हो रहे हैं उसे वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, एंड इवन द मेंटेन द प्रेगनेंसी. सो दैट इज व्हाट दे विल डू कलेक्टिवली. हम इन सबका एक एक का रोल यहाँ पे नहीं देखते हैं, इस लेवल पे नहीं देखते हैं, फ्यूचर में आप लोग देखोगे. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द प्लेसेंटा एंड इट्स रोल ओवर हियर. तो इतनी पहले कहानी आपको मालूम होनी चाहिए. तो पहले ये बताओ कि यहाँ तक चीजें समझ आ रही नहीं आ रही? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लेसेंटा एंड इट्स रोल. यस सर. यस सर. बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्लेसेंटा के ऊपर, याद रखना. प्लेसेंटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं आपके यहाँ पे. सो यू हैव टू नो व्हाट इट इज बीन डूइंग. अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो प्रोलैक्टिन है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हार्मोन प्लेसेंटा से नहीं आ रहा. प्लीज बता दो आपको यहाँ पे, नॉट फ्रॉम प्लेसेंटा, इट इज कमिंग फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, ये आपका आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से, राइट. इन्होंने कलेक्टिवली बोला हुआ है कि ये सारे हार्मोन्स का लेवल आपके बॉडी में बढ़ जाता है, बट इतना प्रोलैक्टिन जो आपका होता है वो आपका प्लेसेंटा से आपका नहीं आ रहा होता. इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो ये गलती से टिक मत कर देना, दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम प्लेसेंटा बाय एनी मींस. ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो यहाँ पे हमने हमारा इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या क्या अंदर आपके यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग ओवर देयर, वो हमने यहाँ पे समझ ली. सो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका बनेगा प्लेसेंटा. प्लेसेंटा बनाने के लिए आपके आउटर लेयर के जो सेल्स थे, जिनको हम कहते हैं एज अ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, वो आपकी मदद करते हैं टू फॉर्म योर पर्टिकुलर प्लेसेंटा ओवर देयर बाय फॉर्मिंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट. एंड एक बार आपका प्लेसेंटा बन गया, देन मेनली यू हैव टू रिमेंबर द रोल्स ऑफ द प्लेसेंटा. देन उसके बाद आपको प्लेसेंटा के रोल्स जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, वो क्लियर कट आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. इतनी चीज तो हमने यहाँ पे समझ ली. सो नाउ वी आर डन विद द इम्प्लांटेशन. हमने देख लिया कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है, होने के बाद क्या हो रहा है. वी हैव सीन दैट इज प्लेसेंटा फॉर्मेशन. एंड नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज बीन हैपनिंग इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, 2-4 सवाल है, उसका आप आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. मुझे बताइए आप लोग कि आपका मोरुला स्टेज कौन से स्टेज को हम बोलते हैं? 8 to 16 सेल को हम बोलते हैं मोरुला स्टेज. ठीक है, और उसे मोरुला क्यों कहा जाता है? मलबरी जैसा दिखता है. मलबरी जैसा वो दिख रहा था वहां पे, इसलिए. ठीक है, राइट. नाउ टेल मी, ह्यूमन फीमेल के अंदर जब सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाता है, इट इज इन सर्टेन स्टेज,
ऑफ मियोसिस 2, वो मियोसिस 2 खत्म कब करेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Sperm exactly fuses with oocyte. After fertilization you will find the meiosis 2 will get completed. ठीक है, all right. You tell me कि आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन या वो मेल न्यूक्लियस एंड द प्रो न्यूक्लियस, मुझे बताइए कि अगर एक अगर मैं आपको सेल देता हूं, अगर आपको एक सेल निकाल के देता हूं और सेल में अगर आप देखते हो यू हैव ऑटोसोम्स प्लस XX कंडीशन, तो ये सेल किसको बिलोंग करता है, मेल या फीमेल? फीमेल को। मेल को बिलोंग करता है, ठीक है। मुझे ये बताइए, ओके, मुझे अब ये बताइए कि आपकी जो फीमेल होती है वो क्या एक टाइप का गैमेट बनाती है, दो टाइप के गैमेट बनाती है? एक टाइप हमेशा एक टाइप का गैमेट बनाया जाएगा, राइट, ठीक है। मुझे बताइए फटाफट आप लोग, रिलैक्सिन का रोल क्या होता है? Dilation. Dilate the cervical canal. कराते हो, फ्लेक्सिबल कराते हो ताकि पोस्ट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इट विल बी इजियर फॉर द बेबी टू पुश आउट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब मुझे कोई हैंड रेज करके एक्सप्लेन करो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। टेल मी व्हाट इज योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हैंड रेज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हैंड रेज करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज योर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो चलिए देखते हैं, लड़कों में से कोई भी नहीं, नो वन, नो बॉयज। क्या बेटा तुम लोग ऐसे कैसे चलेगा? हाँ जी महेश बताइए। सर अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के कहीं और जैसे फैलोपियन ट्यूब या अदर पार्ट में हो रहा है तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। ठीक है, क्या इससे कोई कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में आ सकती है? यस सर। बिल्कुल आ सकती है, यस। एंड क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है बता दीजिए। सर बेबी को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन एक नहीं है, ये बात भी आपकी गलत नहीं है, सही है, न्यूट्रिशन आप बेबी को अच्छा नहीं मिल पाएगा। एंड देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक मिसकैरेज एज वेल, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मिसकैरेज इन दिस कंडीशन, सो दैट कैन ऑलवेज हैपन, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि एक पॉसिबिलिटी आपके हमेशा वहां पे रहती है, राइट। मुझे बताइए ये इनर सेल मास बनता कैसे है? हैंड रेज करके मुझे बताइए कि ये इनर सेल मास आता कहां से, बनता कैसे है? टेल मी हाउ दिस इनर सेल मास इज गेटिंग फॉर्म्ड। आ कैसे रहा है, बन कैसे रहा है आपके यहाँ पे इनर सेल मास? चलिए जल्दी से हैंड रेज करके बताइए मुझे। कौन बताएगा? शिव बताओगे इनर सेल मास कैसे बन रहा है, बताओ। सर जब 64 सेलेस्टर के बाद हमारा सेल्स में से सारा सेल से एक साइड में से हमारा वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो उसके बाद हमारा इनर सेल मास बन जाता है, उसको हम बोलेंगे वहां पे इनर सेल मास। बिल्कुल सही, मेरे जो सारे सेंटर पे सेल्स होंगे दे विल गो ऑन टू द वन पर्टिकुलर डायरेक्ट साइड एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। और शिव ये इनर सेल मास फ्यूचर में क्या बनाएगा? सर एम्ब्रियो, राइट, ये बनाएगा आपका यहाँ पे एम्ब्रियो। चलिए हैंड रेज करके मुझे आप लोग बता दीजिए यहाँ पे रोल ऑफ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स का रोल आप लोग मुझे बता दीजिए अपना हैंड रेज करके। क्विकली रेज योर हैंड, टेल मी व्हाट इज द रोल आई कैन फाइंड ओवर हियर। सिद्रा बताइए क्या करता है ट्रोपोब्लास्ट सेल मेरा यहाँ पे? सर HCG हार्मोन्स क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन द कॉर्पस ल्यूटियम। ऐसे कौन बताता है? समझो अगर मैं पेशेंट हूं और मैं ऐसे आके पूछूं, दिस इज हाउ यू विल टेल मी। सर वो हाँ बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो, बस बताओ, लाइन को जोड़ के बोलो। हाँ, सो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स क्या रिलीज करते हैं ये बताओ पहले। HCG। एंड नाउ टेल मी द HCG आने के बाद HCG आप यहाँ पे क्या करेगा? को मेंटेन रखता है प्रोजेस्टेरोन। हाँ जी, HCG आके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, अगर कॉर्पस ल्यूटियम को वो मेंटेन कर रहा है तो उससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन आपका वहां पे आता रहेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन अगर आपका वहां पे आ रहा है देन यू विल फाइंड दैट इट इज गोइंग टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स के बारे में, तो ये वो यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और रोल होता है ट्रोपोब्लास्ट सेल का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हिंट दूं आपको, हिंट दूं क्या? कुछ हिंट देता हूँ। क्या करता है ट्रोपोब्लास्ट सेल्स, क्या बना के देते हैं आपको यहाँ पे? Chorionic villi. हाँ जी, बेसिकली आपकी क्या करेगा, क्या बनाने में मदद करेगा ये? बिल्कुल सही, विल हेल्प विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। बिल्कुल, ये प्लेसेंटा बनाने में मदद करेगा आपके यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूं ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ रहा है प्लेसेंटा में से, तो क्या बात सही है गलत है?
प्लेसेंटा से नहीं आता, याद रखना, दिस हार्मोन इज नॉट कमिंग फ्रॉम प्लेसेंटा, ये बाद में आपके सामने टर्म आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ईस्ट्रोजन प्लेसेंटा से आ रहा होता है तो क्या सही है गलत है? सही है। सही है सर। करेक्ट है सर। ईस्ट्रोजन आपका प्लेसेंटा से आएगा, बिल्कुल से ईस्ट्रोजन आपका प्लेसेंटा से आपका आते हुए मिल जाएगा, राइट? Okay, so these are the hormones you have to know and please know their roles very thoroughly because you will find question based on them. जब तुम MCQ solve करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, right? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा देखते हैं what is my embryonic development, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं and then we'll wrap this up, right? So to understand the embryonic development, let's try to see few things. So immediate after implantation, the inner cell mass differentiate into outer layer of ectoderm and inner layer of endoderm. अब एक चीज आप यहाँ पे रखना, चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपको यहाँ पे कि आप जानते हो, हम सब जानते हैं कि हम सब है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, है ना सब लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक? यस सर। यस सर। राइट, ठीक है, कंफर्म कर लिया हम सब ने, हम सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। दैट मींस हमारे पास 3 जर्म लेयर होती है। वी हैव 3 जर्म लेयर व्हिच इज सीन ओवर हियर। यस, दैट मींस वी हैव 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट? अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका इनर सेल मास होता है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे जो आपका इनर सेल मास होगा, अब ये चीज को ध्यान से सुन लो, ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपका यू हैव ओवर हियर पर्टिकुलर एम्ब्रियो, यू हैव ओवर इनर सेल मास, ठीक है? ये आपका यहाँ पे इनर सेल मास है। इनर सेल मास विल स्टार्ट फॉर्मिंग जर्म लेयर्स। इनर सेल मास जो आपको यहाँ पे होगा, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग germ layers. It will start forming the germ layers. अब इनर सेल मास जब germ layer formation स्टार्ट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैस्ट्रुलेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैस्ट्रुलेशन। दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर गैस्ट्रुलेशन। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, सो दैट इवेंट इज कॉल्ड एज माय गैस्ट्रुलेशन। तो अगर आपसे कोई बोले कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, तो समझ जाना, दैट मीन गैस्ट्रुलेशन सिंपली मींस व्हाट, व्हेन योर इनर सेल मास स्टार्ट्स फॉर्मिंग द germ layers। जब आपका इनर सेल मास जर्म लेयर बनाना चालू करता है, क्योंकि इसमें से पहले जर्म लेयर बनेगी, याद रखना, इस इनर सेल मास को यूज करके हम यहाँ पे जर्म लेयर बनाएंगे और आपको 3 जर्म लेयर आपको यहाँ पे बनके आपको मिल जाएगी। आपका एक्टोडर्म भी यहाँ पे बनेगा, एक्टोडर्म आपका बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यू विल फाइंड योर मेसोडर्म आपका बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगा, राइट? एंड यू विल ऑल्सो हैव योर एंडोडर्म भी आपको यहाँ पे बनके आपका रेडी हो जाएगा। और जब ये जर्म लेयर्स आपकी बनने लगती है तो समझ जाना आपका गैस्ट्रुलेशन चालू हो चुका है। दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द जर्म लेयर्स इज कॉल्ड एज माय गैस्ट्रुलेशन। तो ये इवेंट याद रखना। अगर कभी कोई आपसे आके बोले, अगर आपका कोई क्लास का फ्रेंड आके बोले कि गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोसिस्ट के पहले होता है, तो वो गलत कह रहा है, ठीक है? गैस्ट्रुलेशन विल ओनली हैपन आफ्टर इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास विल स्टार्ट फॉर्मिंग द जर्म लेयर्स, और वो जर्म लेयर आप सब लोग जानते हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जब ये बनने लगती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैस्ट्रुलेशन। और याद रखना, पहले आपकी जर्म लेयर बनेगी, फिर इस जर्म लेयर में से आप पूरी बॉडी बनाते हो, फिर इन जर्म लेयर में से आपने पूरी ह्यूमन बॉडी इनमें से बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जर्म लेयर हैज टू बी फॉर्म्ड एंड दैट फॉर्मेशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय गैस्ट्रुलेशन। इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एज अ गैस्ट्रुलेशन। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो याद रखना ये इवेंट आपका कब हो रहा है। दिस इवेंट इज एक्चुअली हैपनिंग आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास विल फॉर्म दिस जर्म लेयर्स, राइट? सो गैस्ट्रुलेशन काफी बाद में होता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको अरेंज करना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट कब हो रहा है, कौन सा पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। तो गैस्ट्रुलेशन बाद में ही होता है, वो पहले नहीं होता, ठीक है? इट विल हैपन मच लेटर, राइट? तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट? ओके, सो ये एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। So that was the last thing I have to tell you. Now we have to start with the ectoderm, mesoderm and endoderm। ये लोग बनाते क्या है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, वो अभी हम नहीं देखते। We have done number of things आज के क्लास के अंदर। अगर आपके साथ मैं कोई असाइनमेंट शेयर करूंगा, आपने आई थिंक काफी लोगों ने होमवर्क सबमिट किया, मैं आपके साथ आंसर की बाद में शेयर कर दूंगा। और अगर कोई एक और असाइनमेंट अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देन प्लीज उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड रिवर्ट बैक टू मी अगेन, सेम थिंग। सो दीज आर द थिंग वी हैव डन। तो अगर आज के क्लास में कोई पूछे आपसे कि आपने क्या किया था, क्या रखना, वी हैव सीन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। प्लेसेंटा फॉर्मेशन, उसका रोल क्या होता है ये हमने देखा था। हमने देखा व्हाट इज योर फर्टिलाइजेशन, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, एंड वी हैव आल्सो सीन कि जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन आपका कैसे होता है, जायगोट से ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन आपका यहाँ पे कैसे होगा और क्या क्या इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको थॉरली याद रखनी है एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, ठीक है? सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ तक सबको क्लियर है व्हाटएवर वी हैव डन?
Yes, Yes, sir. अच्छा तौलप्रीत, आप जो इनेबिन कर रहे थे ना, मैंने उसको कंसिडर किया एज अ रिलैक्सिन. Inhibin is Yes, something which is actually going to inhibit the release of the FSH and LH. Inhibin आपका आके FSH और LH को यहाँ पे बाहर निकलने से रोकता है. This will come from Sir? the. हाँ बेटा बोलो. सर बट वहाँ पे FSH भी था ऑप्शन में और LH भी था. नहीं, तो इसका रोल ये होता है, याद रखना है. मैं आप मुझे क्वेश्चन सेंड करना, आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट. मुझे एक बार क्वेश्चन आप भेज दो. ओके सर. And which is known to inhibit the release of the FSH and LH. ये जाके basically ovary sac it will go and inhibit. इसलिए इसका नाम है inhibin. ये inhibit करता है FSH और LH के secretion को. इसको जाके वो inhibit करेगा. ठीक है. Alright. तो ये सब हमने यहाँ पे किया है. अब बताइए अगर आपका कोई सवाल हो यहाँ पे. These are the topics we have done. इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको अपना अच्छा ग्रिप बनाना हो then you have to solve questions. आपके साथ मैंने मॉड्यूल भी शेयर किया, so please make sure you keep on solving question from the module. Okay, so now let me just come back over here. अच्छा, रुक जाओ 2 मिनट. हाँ जी, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. कौन था ये? मोनिका, बताइए क्या सवाल है आपका. सर मैं नहीं थी, कोई और था. महेश, बताइए क्या सवाल है आपका. सर जो प्लेसेंटा एंड